प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके साथ साथ क्रूशियल एलिमिनेशन टेक्निक बता। इस सीरीज में हमने आज से पहले इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त कर दिया है, तो अब हम लोग आज से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी डेली 2 क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करें। ठीक है, तो इस सीरीज में करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी 2 सीरीज शामिल किए जाएंगे। आप सभी को पता है कि इसमें मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करता हूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे आसानी से कम नॉलेज के साथ भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एलिमिनेशन टेक्निक कितना महत्वपूर्ण है, यह बात आप सभी जानते ही होंगे। अगर आप लोगों ने एग्जाम हॉल में जाकर के कभी खुद का एक्सपीरियंस किया है, तो वहां पर 30 क्वेश्चन के बाद 31वां क्वेश्चन आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि जिसमें वैसे प्रश्न जिसमें आपकी जानकारी सीमित है या जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को भी कैसे सही किया जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, सहकारिता समिति सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यह प्रश्न क्यों बना है? क्योंकि सहकारिता अभी वर्तमान में भारत के लिए एक आवश्यकता है और ये लगातार न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एडिटोरियल में या फिर सरकार के मंत्रियों के द्वारा भी कहा गया है। इसी संदर्भ में भारत सरकार में पिछले साल एक नया मंत्रालय बनाया गया, पिछले साल और उस मंत्रालय का नाम रखा गया सहकारिता मंत्रालय। तो पहली बार ये मंत्रालय बना और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट में भी इससे जुड़े हुए कुछ केस देखे गए। तो इसीलिए यह टॉपिक एक संभावित प्रश्न बनने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। आइए देखते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। अब ये इंफॉर्मेशन मुझे आपको इसमें सही और गलत होने वाला कुछ ऐसा आपको फैक्ट नहीं है, ये लगभग सबको पता होगा। सरकार ने हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय बनाया है। अब यहां संविधान का भाग 9B को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान का जो भाग 9B था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आंशिक रूप से रद्द कर दिया। इसका मतलब है कि 9B के सभी प्रावधानों को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन 9B के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित। थर्ड ऑप्शन, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार न्यायोचित अधिकार नहीं है। अब यहां पर थोड़ा आप लोगों को समझना है और कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, पहली जानकारी, यूपीएससी के क्वेश्चन में मैक्सिमम स्तर पर ऐसा देखा गया कि जो निगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वे मैक्सिमम रूप से गलत होते हैं, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट खुद से बनाया जाता है। निगेटिव स्टेटमेंट कहीं लिखा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है या संविधान में ये नहीं कहा गया है कि यह नहीं करना। संविधान में कहा गया है, मैक्सिमम में बहुत सारी मनाहियां भी की गई, लेकिन मैक्सिमम में कहा गया है कि यह कीजिए। नहीं शब्द का उपयोग यूजुअली कम किया जाता है। तो ऐसे में जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में नहीं शब्द दिख जाए तो वहां गलत होने की संभावना अधिक होती है। इसमें भी सहकारी समितियों के गठन का अधिकार न्यायोचित अधिकार नहीं है। अब मैंने माना कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो भी अगर आपको यह पता है कि निगेटिव स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में गलत होते हैं और आपने इस आधार पर इस स्टेटमेंट को गलत करके 3 को गलत किया और आपने 1, 2 को आंसर किया, तो आप सही हैं। ठीक है, तो यूपीएससी भी ऐसे ही ऑप्शन देता है और आसानी से उसको सही किया जा सकता है। इस प्रश्न को सही करने के लिए आपके नॉलेज की आवश्यकता नहीं थी, आपके एलिमिनेशन मेथड
ही इसके लिए काफी। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या है। देखिए, हाल ही में सरकार ने, हम सभी जानते हैं कि सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है और जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, यही सहकारिता मंत्रालय के भी प्रधान हैं। और यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए इसको डेवलप किया गया। देखिए, सहकारिता का मतलब क्या होता है? सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा मिल करके ग्रामीण स्तर पर, कुछ शहरी स्तर पर भी, और प्राथमिक क्षेत्र में कार्यकलाप को आगे बढ़ाना। अब कथन 2 के संदर्भ में कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, अब ये आपको याद रखना है कि भारत संविधान में सहकारिता को किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया। तो संविधान में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 2011 में, वर्ष 2011 में सहकारिता को संविधान में शामिल किया गया। और 2011 के ही इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में क्या किया? रद्द कर दिया है। और रद्द करने के पीछे का कारण क्या है कि जो सहकारिता है वह राज्य सूची का विषय है और इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई अधिनियम बनाया। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची के विषय पर कोई अधिनियम बनाती है या ऐसा कोई विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो वहां पर आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी अनिवार्य हो। लेकिन यह सहकारिता अधिनियम बनाने के बाद भी आधे से अधिक राज्यों ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के कुछ प्रावधानों को खारिज किया। अब कुछ प्रावधान कैसे कि अगर किसी राज्य के अंदर कोई सहकारिता समिति कार्य करती है तो वहां उस प्रावधान को खारिज कर दिया गया है कि राज्य के अंदर सहकारिता समिति के लिए राज्य सरकारें एक्ट बनाएंगी, केंद्र सरकार का एक्ट नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सहकारिता समिति है जो एक राज्य में नहीं बल्कि एक से अनेक राज्यों में विस्तृत, तो वैसे में केंद्र सरकार का जो बनाया गया अधिनियम है वह उन सहकारिता समितियों पर लागू, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहां पर राज्यों का अनुमोदन आवश्यक नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं था बल्कि एक राज्य से अधिक का मुद्दा था। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्लाई। ठीक है, अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है अब जब खुद ही समझ लीजिए कि कह रहा है कि सहकारी समितियों का गठन का अधिकार न्यायोचित अधिकार नहीं है, मतलब उस पर जुडिशियरी एक्शन नहीं ले सकती। ऐसा कोई तो एक्ट ही नहीं होगा जिस पर जुडिशियरी एक्शन नहीं ले, पहली बात। दूसरी, यह संविधान में शामिल है और संविधान में मूल अधिकार के रूप में शामिल है। संविधान का आर्टिकल नंबर 191C कहता है संघ और संगठन बनाने का अधिकार। तो सहकारिता भी एक ग्रुप है, संगठन है, तो उसके आधार पर आपको संगठन बनाने का अधिकार है सहकारिता। तो ऐसे में जब मूल अधिकार का कोई पार्ट है तो न्यायोचित क्यों नहीं होगा? संविधान के मूल अधिकार का पार्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायोचित की उसको देख सकती है, उसके बारे में लोगों के जो सहकारिता के अधिकार है उसको सुरक्षित करवा सकती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही था और पहला दूसरा गलत हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। देखिए, ये प्रश्न इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछले साल तमिलनाडु के एक शहर में, मुझे लगता है शहर था, एक सफाई कर्मी की जो सेप्टिक टैंक में अंदर जाकर के सफाई कर रहे थे उनकी मृत्यु, और वो ऐसी सफाई हो रही थी जो कि कानूनन बैन है, मतलब कि हाथ से सफाई हो रही थी, मल जल की हाथ से सफाई हो रही थी जो कि कानूनन बैन है। तो ऐसे में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो कि इन सब मामलों को देखता है, यह चर्चा में है। ठीक है, तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहते हैं कि इसकी स्थापना अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। अब देखिए, पहली बात कि आपको यह पता है कि नहीं पता है कि अधिनियम 1993 के तहत की गई थी, तो परेशान नहीं होना है, इसको छोड़ करके तुरंत आगे बढ़ जाइए, परेशान मत हो जाइए, आगे बढ़िए। यह वर्तमान में एक अस्थायी वैधानिक निकाय है। देखिए, अस्थायी,
जैसे ही कोई निश्चित शब्द मिले, निश्चित शब्दों को घेरिए, क्योंकि निश्चित शब्द ही गलत हो सकते हैं। यहां पर अस्थाई गलत हो सकता है। इसे हाथ से मैला ढोने वालों को रोजगार निषेध और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। कहा गया है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को क्या काम दिया गया है, तो हाथ से मैला ढोने वालों को रोजगार निषेध, जो हाथ से मैला ढोते हैं उनको उस कार्य से रोके और उनके पुनर्वास और उनको पुनर्वास कराए, और इससे संबंध में जो 2013 का अधिनियम है इसके प्रावधानों को लागू करवाने का काम सौंपा। चलिए, अब मुझे नहीं पता कि इसको सौंपा गया है कि नहीं सौंपा गया है, आगे बढ़ते हैं। इसके पास अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए राज्य सरकारों को दंडित करने की स्वतः शक्ति है। अब भारत में अगर न्यायपालिका को छोड़ दिया जाए तो क्या कोई ऐसी संस्था है जो राज्य सरकारों को दंडित करने लगे, और वह भी एक आयोग? कोई ऐसी संस्था है? नहीं है भाई, मेरी जानकारी में तो नहीं है जो राज्य सरकारों को दंडित करने लगे। और यह एक सफाई कर्मचारी आयोग है। ऐसी जो संस्थाएं होती है इनका काम क्या होता है, ये रिकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट्स को या स्टेट गवर्नमेंट्स को, और ये कह रहा है कि नहीं आप क्या करेंगे, राज्य सरकार को दंडित कर देंगे। अरे भाई, एक संस्था आप आयोग है और वो सरकार है, आयोग सरकार को दंडित नहीं कर सकती है। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो रहा है, और कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। जैसे ही हार्डकोर स्टेटमेंट दिखे, दंडित करना, स्वतः की शक्ति, इनको तुरंत घेर देना है आपको, ताकि आपका फोकस बार बार वहीं पर जाए, इधर उधर आप पूरी स्लाइड को रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। सिर्फ ये दंडित वाले पर सोचना है, सिर्फ यहां पर अस्थाई पर सोचना है। तो जैसे ही हमने 4 को गलत माना तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और आसानी से आपका आंसर निकल गया, केवल 1 और 3। मतलब कि इस प्रश्न को अभी सही करने के लिए आपको इसके बारे में जानकारी होना कंपलसरी नहीं था। आपको एलिमिनेशन टेक्निक आती है, एक समझदारी है, बेसिक समझदारी है, तो भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि आप इस स्टेटमेंट को ही देख करके को सही कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी संस्था की। इसके बारे में हमें डिटेल से संस्था के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को एलिमिनेशन बता रहा हूं, उसको समझिए। इस संस्था के बारे में आप खुद थोड़ा गूगल जरूर कर लीजिए। यहां देखिएगा, यहां पर कुछ चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021, और भाई जो चुनाव से संबंधित जितने संशोधन अगर वो रिसेंट 1-2 साल में हुए हैं तो वह तो क्वेश्चन बनने के लिए संभावित होते ही होते हैं, क्योंकि चुनाव भारत में एक उत्सव के जैसा है। हर समय मेले की तरह हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, परिणाम आते रहते हैं। अभी कल ही चुनाव का परिणाम आया 3 राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में। तो ऐसे चुनाव हमारे यहाँ हमेशा होते रहते हैं, इसलिए चुनाव से जुड़ी संस्थाएं, चुनाव से जुड़े हुए एक्ट, ये हमेशा क्वेश्चन बनने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन ये हाल में जो संशोधन हुआ है, यह उन एक्टों और संस्थाओं से अधिक महत्वपूर्ण। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान है वो देखते हैं। व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने से वंचित नहीं किया जाए। क्यों? या यदि वे आधार संख्या प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो उनका नाम सूची से हटा दिया जाए। अब ये चुनाव संशोधन जो आया है, ये कह रहा है यहां पर बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर चुनाव से जुड़े हुए कोई नए चेंज हो रहे हैं, कोई नया अधिनियम आ रहा है, यह जानकारी आपको अवश्य होनी। अब अगर आप ये सोचते हैं कि सारे प्रश्न को बिना जानकारी के ही सिर्फ एलिमिनेशन से सही करने का प्रयास करें, तो ये बेसिकली एक मूर्खता है, ये छलावा है। आप यूपीएससी की तैयारी के लिए तत्पर नहीं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आते हैं। चलिए, मैंने माना कि पहला स्टेटमेंट आपको नहीं है, सेकंड पे आते हैं। नामांकन में नामांकन की योग्यता तिथि अब एक कैलेंडर वर्ष में एक तिथि 1 जनवरी से 4 तिथियों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर में संशोधित की गई है। इसका मतलब है कि पहले आपकी जो उम्र देखी जाती थी वो 1 जनवरी को आधार बना करके, अगर उस तिथि को आप 18 वर्ष से प्लस होते थे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज किया जाता था। लेकिन अब सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि अब ये 4 तिथि को आधार बना करके
आपकी एज देखी जाएगी और इन 4 तिथि में से किसी भी तिथि को पार करके आप 18 साल हो गए हैं तो आपका नाम उस निर्वाचन सूची में आ जाएगा। ऐसा सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, अब सेवा मतदाता के पति या तो उस व्यक्तिगत सेवा मतदाता, उसके पति या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं यदि वे योग्य सेवा मतदाता के साथ रहते हैं। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले तो आप लोगों को जानना चाहिए कि सर्विस वोटर होते कौन। सर्विस वोटर किसे कहते हैं? बेसिकली सर्विस वोटर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब में है और जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, अगर आप मिलिट्री में हैं तो आप कहीं टूर सर्विस में हैं या फिर भारत के विदेश मंत्रालय में आप काम करते हैं दुनिया के कहीं अन्य देश में, तो ऐसे में आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं, तो आपको वोट देने के लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराता है चुनाव और उसे कहते हैं कि आपको कुछ स्पेशल सुविधा में आप अपना मत बैलेट में या पोस्ट कार्ड से भेज सकते हैं। इनको कहते हैं सर्विस वोटर। सर्विस वोटर के संदर्भ में थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर सेवा मतदाता के पति या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं यदि वे योग्य सेवा मतदाता के साथ, का मतलब है कि अगर पत्नी सरकारी जॉब में है कहीं लेकिन दूर है, कहीं मिलिट्री में पत्नी है, उसके साथ पति रह रहा है, तो अब यह जो संशोधन आया है यह संशोधन पति को भी यह अधिकार देता है। अब पति भी अपने पत्नी के साथ रहते हुए वह भी अपने मत को किसके साथ, डाक मतपत्र से भेज सकता है। व्यक्तिगत रूप से अगर आकर के वोट करे तो वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वो चाहे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं आकर के भी वह भी डाक मतपत्र से अपने मतदान को कर सकता है। ऐसा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है। कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही। देखिए यह अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को जरूर पढ़ें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी आपके ज्ञान की जानकारी, ज्ञान कितना है उसकी भी जानकारी लेता है। यह प्रश्न बेसिकली आपके नॉलेज से ही जुड़ा हुआ। यह प्रश्न चूंकि टॉपिक क्रूशियल है, टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में आपके ज्ञान की परीक्षा ऐसे ही टॉपिक से की जाती है। यहां पर आपको जानना चाहिए कि पहले इलेक्शन कमीशन में एक प्रोविजन था कि अगर पति सर्विस वोटर है तो पत्नी को भी सर्विस वोटर मान लिया जाता था, अर्थात पत्नी भी पति के साथ जो रह रही है दूर वह भी अपना मत डाक के माध्यम से भेज सकती। लेकिन यह सुविधा पतियों को उपलब्ध नहीं थी। अगर पत्नी सर्विस वोटर है और पति उसके साथ रह रहा है तो वह अपना मत डाक के माध्यम से नहीं भेज सकता। लेकिन ये जो नया संशोधन आया है 2021 का, इस संशोधन ने यह सुविधा, अर्थात इसमें जो लैंगिक बायसनेस था, लैंगिक पक्षपात था, उसको समाप्त करते हुए जेंडर न्यूट्रल बना दिया है और जेंडर न्यूट्रल बना करके पतियों को भी यह अधिकार दे दिया है कि अब वे भी अपना मतपत्र डाक के माध्यम से भेज सकते। ठीक है, तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ऐसे प्रश्न आपके सामने आते रहेंगे। इसके लिए आपकी नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी हैदराबाद में ऑटोनोमस नेविगेशन पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब या शॉर्ट में तिहान का उद्घाटन किया है। तिहान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, ये साइंस टेक के जो प्रश्न आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। तो सरकार ने हाल ही में कोई रिसर्च किया, कोई हमारे साइंटिस्टों ने कोई उपलब्धि प्राप्त की, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप कितने तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ते समय आप नॉलेज के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक की भी मदद लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यह भारत की एकमात्र स्वायत्त नेविगेशन टेस्ट बेड सुविधा है। ठीक है, तो अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दो शब्द दिखे, एकमात्र और दूसरा दिखा स्वायत्त। सेकेंड स्टेटमेंट, यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय
दोनों स्तरों पर शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अर्थात यह एक हब है जो रिसर्च के लिए इंटरनेशनल और नेशनल कोलैबोरेशन सुविधा उपलब्ध कराए। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, यह इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और एरोस्पेस, सिविल, गणित इनसे जुड़ी एक बहुविषयक पहल है। अर्थात इस हब में इन सब से जुड़ी हुई रिसर्च करने के लिए सुविधाएं आपको। अब कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, यूपीएससी जब प्रश्न बनाएगा तो वह ऐसे ही मुद्दों की तलाश करेगा, ऐसे टॉपिक की तलाश करेगा। ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चे डर जाएंगे, अरे अब कैसे सही करेंगे, ये तो हमारे समझ से बाहर की वस्तु है। लेकिन यहां पर डरना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भी जानता है कि आप डरने वाले हैं, इसीलिए वो स्मार्ट लोगों को लेना चाह रहा है। और स्मार्ट लोग वो होते हैं जो डर के आगे जाते हैं। मतलब हम इसमें जानते नहीं है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसके बावजूद क्या इसे सही किया जा सकता है? तो हाँ, निश्चित तथ्यों को खोजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर एकमात्र और स्वायत्त ऐसे दो शब्द हैं जो संभावित रूप से गलत हो सकते हैं। क्यों? यह भारत का एकमात्र क्यों हो सकता है? भारत में पहले से स्वायत्त क्यों हो सकता है? सरकार का ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है। तो यहां गलत होने के लिए संभावना है। यूपीएससी जब प्रश्न बनाएगा तो ऐसा एक स्टेटमेंट देगा और जो निश्चित रूप से गलत होगा। आप साइंस के क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर के, उसमें आपको मैक्सिमम रूप से साइंस के क्वेश्चन में कभी भी ऑल ऑफ एवब के स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में कभी सत्य वाले स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे। उनमें अधिकांश में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत जरूर, और वो गलत आप अपने नॉलेज से नहीं करेंगे, बल्कि इलिमिनेशन मेथड से आसानी से गलत हो जाएंगे। तो वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ये बात आपको जाननी है साइंस टेक में। ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं, यूपीएससी बनाएगा तो वो ऐसा नहीं बनाएगा। वो आपको इलिमिनेशन करने के लिए स्कोप जरूर देगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें आप सभी को पता है कि इस सीरीज में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल करता हूं ताकि आपको बता सकूं कि इसमें कैसे यूपीएससी के क्वेश्चनों को इलिमिनेट कैसे करना है, टेक्निकल काम कैसे इसमें आपका इलिमिनेशन काम करेगा। देखिए प्रश्न है, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। अब यहां पर देखिए कहां कहां गलत हो सकता है। पहला, यह 3 महीना गलत हो सकता है। ठीक है। संग्रहित नहीं रखा जा सकता है, नहीं गलत हो सकता है 3 महीने, या फिर उसको संग्रहित ही रखा जा सकता है। दूसरा, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। अब यहां पर यह सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य के पास आधार का डेटा उपलब्ध है और वो डेटा राज्य किसी भी निजी या प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर नहीं। यहां पर भी नहीं है, निगेटिव है, गलत हो सकता है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य गलत हो सकता है। देखिए मैं सिर्फ की पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं, यहीं से आपके आंसर भी निकलने वाले हैं। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब है, फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपको सरकार से कोई सुविधा लेनी है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करवाने हैं, सब्सिडी ले रहे हैं सरकार से, चाहे वो कृषि सब्सिडी हो या फिर एलपीजी सब्सिडी हो, इसके लिए आधार अनिवार्य है। ठीक है। अब यहां पर चारों स्टेटमेंट में हमें एक एक फैक्ट ऐसे मिले जो कि गलत हो। अब मैंने माना कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं। अब पहला स्टेटमेंट फिर से पढ़ता हूं, आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। भाई आधार मेटा डेटा, आपका जो आधार का डेटा है सरकार के पास परमानेंट पड़ा हुआ है कि सिर्फ 3 ही महीने के लिए पड़ा हुआ है? ये तो सबको पता है कि परमानेंट पड़ा हुआ है। तो यह पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अब कह रहे हैं कौन सा सही है, तो पहला गलत हो गया, तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि केवल 3 या केवल 2 और 4। ठीक है। अब यहां पे सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, आपकी आधार डेटा क्या है?
क्रूशियल जानकारी है, उसमें आपका थंबनेल है, आपका आई ये रेटिना का स्कैनिंग किया गया है, ये बहुत ही निजी जानकारी होती है। ऐसी क्रूशियल जानकारी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर किया जाना, यह तो व्यक्ति की निजता का हनन है ऐसा, तो राज्य इसको प्राइवेट कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसके लिए बड़ा ही स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया गया है, ये तो हम सभी को पता है। मैंने मान लिया कि चलिए ये आपको नहीं पता। अब आते थर्ड पे, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। मतलब कि आप अगर कोई बीमा करा रहे हैं तो बीमा कराने में आपको आधार कंपल्सरी रूप से, क्यों देना है हमें आधार? हम आधार की जगह पर क्या दे देंगे? पासपोर्ट दे देंगे, पासपोर्ट दे देंगे, और क्या दे देंगे? वोटर आईडी कार्ड दे देंगे, मतलब कोई भी आइडेंटिटी कार्ड दे देंगे। आधार देना जरूरी थोड़े है। आधार को सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आधार बैंकिंग सेवा के लिए भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे में आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अब 3 गलत हुआ तो आपका 2 और 4 यहां से सही हो गया कि राज्य किसी निजी कंपनी के साथ आधार डेटा साझा नहीं कर सकते। और दूसरा कि भारत सरकार से अगर संयुक्त निधि से आप लाभ ले रहे हैं तो सरकार उसके लिए आधार को अनिवार्य बना सकती है। सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाया है, क्यों? आधार के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट लिंक है और उसी आधार से जुड़े हुए बैंक अकाउंट में सीधे सरकार आपका डीबीटी का पैसा भेजती है। इतना जानकारी है आप सभी को? ठीक है, तो इस प्रश्न को सही करने के लिए हमें बहुत अधिक जानकारी की जरूरत नहीं थी, आपको इलिमिनेशन आना बहुत जरूरी था और कुछ बेसिक समझदारी की जरूरत। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज का पहला क्वेश्चन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पहला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। कह रहा है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह लंदन स्थित गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में, सेकंड स्टेटमेंट, यह संस्था श्रम अधिकारों के उल्लंघन की जांच एवं इस संदर्भ में रिसर्च करती। इसे वर्ष 2015 में टॉर्चर के विरुद्ध किए गए प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब एक फैक्ट जो बार बार आपको, एक तथ्य में बार बार आप लोगों को बताते रहता हूं, जैसे ही कोई डिजिट दिख जाए, मैक्सिमम केस में यूपीएससी डिजिट को गलत बनाए। ठीक है, तो यहां पर 2 डिजिट है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961, और दूसरा कि वह 2015 में इसे क्या दिया गया? नोबेल पीस प्राइज। अब यहां पर आपकी जानकारी के लिए ध्यान रखना है कि अगर रिसेंट में नोबेल पीस प्राइज किसी संस्था को मिला होता है तो वो आपके साथ कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में वो पता चल जाता है। अगर इसे वर्ष 2015 का मतलब आपकी जानकारी के ही आसपास का वर्ष है, बहुत दूर का वर्ष नहीं है। 2015 में अब ये नाम दिया गया है कि 2015 में नोबेल पीस प्राइज मिला है। बहुत पुराना अगर डेटा दिया गया, जैसे यहां पर दिया गया है कि 1961, इसके भी गलत होने की संभावना है। लेकिन अगर दोनों में से मुझे अगर कोई गलत केवल एक, तो मैं 3 की तरफ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसे रिसेंट में नोबेल पीस प्राइज नहीं। ठीक है, चलिए मैंने दोनों में से एक को गलत मारा, 3 को, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया और केवल एक आपका आंसर निकल गया। इसका मतलब है यह संस्था श्रम अधिकारों के लिए कार्य नहीं करती है। बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो मानवाधिकारों के लिए काम करती है। सभी जानते हैं कि 1948 में, 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा हुई, मानव अधिकारों की घोषणा की गई और उस घोषणा के साथ ही मानव अधिकार से जुड़े हुए बहुत सारे एनजीओ दुनिया में एग्जिस्ट में आने लगे। उसी दौरान 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था बनी और यह लंदन स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक मानव अधिकारों की। ठीक है, तो यह संस्था, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन वह कब मिला है? इसको 1977 में मिला है, 1977। 2015 में इसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ठीक है, तो इस इंटरनेशनल सीरीज में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल संस्थाओं से भी अपडेट कराते रहूंगा
और जितनी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी, इतनी ही जानकारी लेकर के भी अगर एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो भी अगर एमएनएसटी इंटरनेशनल से कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको इलिमिनेट करके और सही आंसर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। इतना भरोसा आप मुझ पर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के संदर्भ में कि हाल ही में वर्तमान में विश्व बैंक में 2 घोषित लक्ष्य हैं जिन्हें वह 2030 तक हासिल करना चाहता है। अब इन कथनों पर विचार करें। अब कह रहा है कि विश्व बैंक ने 2030 तक हासिल करने के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए। वे 2 लक्ष्य कौन कौन से? पहला, प्रतिदिन $1.90 से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को घटाकर दुनिया की आबादी के 3% से कम करके अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। यह वर्ल्ड बैंक का लक्ष्य है, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड, दुनिया के हर देश के निचले 40% हिस्से में आय वृद्धि को बढ़ाकर समग्र समृद्धि को बढ़ाना। अब कह रहा है कि दुनिया के हर देश में जो बॉटम 40% है, जो सबसे निचला गरीब 40% लोग हैं, उनकी इनकम को, ये वर्ल्ड बैंक के 2 लक्ष्य हैं। अब ये क्या यही 2 लक्ष्य हैं? स्टेटमेंट है। इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर आप लोगों को करना है और यही आप लोगों की एक तैयारी है, यही आप लोगों का एक ट्रेनिंग है कि आप लोग कितने सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर के, इससे पता चलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और कमेंट बॉक्स में अगर आपने सही उत्तर बताया तो उसको लाइक कर दूंगा मैं। गलत अगर आप लोगों ने बताया तो फिर मैं कमेंट में उसका सही आंसर भी बता दूंगा और फिर कल के डिस्कशन में इसका सही आंसर भी आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका सही आंसर मेरे साथ साझा करेंगे। इस सीरीज में ऐसे ही जुड़े रहें, अपनी तैयारी को दिशा देते रहें और हमारे अनुभवों का लाभ भी लेते रहें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।